अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू द शो बात कारोबार की। मैं हूं आपकी मेज़बान नताशा हसीन। नाजरीन, सबसे पहले आज इकोनॉमी के हवाले से बात करेंगे। डॉलर जो है वो सस्ता होता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी कि डॉलर वीकन हो रहा है, फाइनली रुपी अप्रिशिएट कर रहा है। गोल्ड की बात करें तो गोल्ड भी लोकल मार्केट में जो है वो थोड़ा सा यहाँ पे वैल्यूएशन उसकी कम होती हुई दिखाई दे रही है। कहाँ उसकी कीमतें पर तोला 2 लाख रुपए तक जो है वो आ गई थी, अब 194,000 जो है वो पर तोला दिखाई दे रही है। इट मीन्स कि ये दिस इज द गुड न्यूज़ इन द मार्केट। और अगर हम बात करें आज स्टॉक मार्केट की, तो यहाँ पर पूरे अगर एशियन रीजन की बात करें तो थोड़ी सी वीकन मार्केट देखी गई है। आज के दिन जो मार्केट का काम हुआ है वो काफ़ी नेगेटिव टेरिटरी परफॉर्मेंस में हुआ है। दिस इज द इम्पैक्ट। पाकिस्तान की मार्केट भी आज काफ़ी हद तक नेगेटिव दिखाई दी है। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि मंडे टू थर्सडे एक ज़बरदस्त प्रॉफिट जो है वो हमने देखा कि मार्केट के अंदर बाइंग देखी गई, इन्वेस्टर्स पार्टिसिपेशन देखी गई। तो आज के दिन यानी कि फ्राइडे के दिन जहां 2 सेशंस होते हैं, प्रॉफिट बुक करने को रूल आउट नहीं किया जा सकता। इन्वेस्टर्स भी ऑफलोड कर सकते हैं पोजीशन और अपने प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, क्योंकि दिस इज द हाई टाइम। 42,000 का लेवल हम अचीव कर चुके थे। आज हमने वो थोड़ा सा मार्केट के अंदर प्रॉफिट बुक भी किया है। 41,500 साइकोलॉजिकल बैरियर से अबव क्लोजर किया है। इन्वेस्टर्स पार्टिसिपेशन देखी गई है। वैल्यू वाइज आज के दिन 14 बिलियन रुपीस का काम हुआ है। इट मीन्स के 14 बिलियन का काम होना इन अ सिंगल डे इट्स अ गुड टास्क, क्योंकि कल के दिन भी तकरीबन 13 बिलियन रुपीस की वैल्यू देखी गई थी रेडी मार्केट में। आज के दिन भी 14 बिलियन देखी गई है। वॉल्यूम्स वाइज इट्स अ गुड सीजन कि आज के दिन भी वॉल्यूम्स अच्छे जनरेट हुए हैं। तो इट मीन्स कि यहाँ पे ऑल इन ऑल अक्रॉस द बोर्ड आज के दिन और पूरे हफ्ते को अगर समराइज करें तो पॉजिटिविटी प्रिवेल हुई है। और साथ साथ पूरे हफ्ते के अगर नंबर्स देखें तो मार्केट ने इस वीक के अंदर गेन्स किए हैं। फर्स्ट सेगमेंट देखते हैं, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। टॉपिक ऑफ द डे में आज हम बात करेंगे सीपैक के हवाले से। न्यू प्रोजेक्ट्स हैं सीपैक के साथ, जो है वो हमारी एक काफ़ी स्ट्रिंग्स अटैच हैं। पाकिस्तान एंड चाइना एक अच्छी दोस्ती है, तो इसके हवाले से सीपैक के अंदर क्या क्या डेवलपमेंट्स हो रही हैं, न्यू डेवलपमेंट कितनी ज़्यादा ज़रूरी हैं, और साथ साथ अगर न्यू डेवलपमेंट्स होंगी तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स पे भी काम हो रहा है, वो आज हम डिटेल डिस्कस करेंगे। फॉरेक्स रेट्स के हवाले से बात करते हैं। काफ़ी अर्से बाद जब डॉलर वीकन हुआ है तो रुपये की अप्रिसिएशन कितनी ज़्यादा मुतवक्के है वो भी हम अपने एक्सपर्ट से पूछेंगे। न्यू टैक्सेशन जो IMF की कंडीशन है वो कितना होगा और कैसे कैसे इंप्लीमेंट किया जाएगा, आज हम डिस्कस करेंगे। इन्फ्लेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे। वी हैव वेरी एक्सक्लूसिव पैनल। खुशामदीद कहते हैं हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद अकमल साहब। आप इकोनॉमिस्ट भी हैं, एनालिस्ट भी हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। और हमारे साथ मौजूद हैं सैयद खालिद फातमी साहब। आप सीनियर एनालिस्ट भी हैं और एक्सपर्ट भी। अस्सलाम वालेकुम खालिद साहब, वेलकम टू द शो। सो प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करेंगे खालिद साहब से। खालिद साहब, यहाँ पर एक पॉजिटिविटी प्रिवेल हुई है, फाइनली एक अच्छी न्यूज़ आ रही है। IMF के साथ एक कंक्लूजन पे आ गए हैं हम। क्या समझते हैं मंडे के दिन जो एक मीटिंग होगी उसमें क्या डिटर्मिन होगा, और फर्दर क्या चीज़ें जो हैं वो अब हमें फुलफिल करनी है, फाइनली इन हैंड हो हमारे? देखिए, ये जो 10 रोज़ की मीटिंग है वो सारे इशारे वाजे कर देती है, उसमें किसी रिसर्च की ज़रूरत नहीं है। वो इशारे ये हैं कि ये नहीं है कि आपको हम नहीं देंगे, इशारे ये हैं कि आपका जो साबका रिकॉर्ड है वो काफ़ी ख़राब है। और देखिए, अगर न्यूज़ में जाएंगे तो बहुत अच्छी बात हमारे लिए नहीं है मुल्क और कौम के लिहाज से कि उन्होंने इस हवाले से आखिरी दिन मुलाकात की है सफ़ीरों से, जिसमें UAE, सऊदी अरब और चीन है, सिर्फ इस बात को पूछने के लिए कि अगर हम इनको लोन देते हैं तो आप, हो सकता है ये रिकॉर्ड ख़बरों में तो है लेकिन हो सकता है जनरल ना आए, तो ये कोई अच्छी बात नहीं है। मैं हमेशा प्रोग्राम में ये कहता हूँ कि ये जो वेंटिलेटर का हम लोगों ने कॉन्सेप्ट डेवलप किया पाकिस्तान में, ये तोड़ना पड़ेगा आपको, क्योंकि देखिए अभी IMF चला गया है, ज़ाहिर है उन्होंने कहा वर्चुअल मीटिंग मंडे को होगी। वर्चुअल मीटिंग मंडे का मतलब ये होता है कि IMF एक ऐसा इदारा है जिसमें तकरीबन 89 कंट्रीज शामिल हैं, और पूरी दुनिया के उनके पास पैसे महदूद इसीलिए रखे जाते हैं ताकि वक्त ज़रूरत लोगों को कर्ज दिए जाएँ। और इसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC है। वाशिंगटन DC का मतलब है कि इनडायरेक्टली और डायरेक्टली इट इज़ कंट्रोल बाय वाइट हाउस। माने या ना माने एक अलग बहस है। तो इसमें जिसमें कोई 9 बैंक्स हैं वहाँ के, वो भी सब वहीं के हैं जो शामिल हैं उसमें पुराने। तो ये वर्चुअल से जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ वो ये है कि मंडे को 2 बातों का, एक बात तो ये कि वो इनसे एक बार, आपको पता होगा कि आखिरी दिन प्राइम मिनिस्टर साहब ने ख़ुद भी बात की इनसे, तो एक तो ये कि ये फिर इनसे पूछेंगे कि जो बातें हम आपसे कह के आए हैं इस पर आप कायम हैं या नहीं। दूसरी बात ये कि इस 3 दिनों में, क्योंकि आज वीकेंड होता है,
یہ جو 3 ممالک ہیں ان کے سفیروں سے ملاقات کی، حکومت سے تو نہیں کی نا انہوں نے، تو یہ سفرا اپنے اپنی حکومت کو بتائیں گے کہ بھئی یہ بات ہوئی، اب آپ بتائیے. تو 3 دن جو وقفہ لیا گیا ہے وہ یہ نہیں ہے کہ اس لیے لیا گیا کہ ہاں اور نہیں، بلکہ اس لیے لیا گیا ہے تاکہ وہ یہ پتہ کر سکیں کہ اگر تو یہ تینوں ممالک کا پازیٹیو ہے تو بہت چانس ہے، نگیٹو ہے تو گڑبڑ ہوگا، ڈیلے ہو جائے گا. اچھا پھر ڈیلے میں صرف یہ کر سکتے ہیں وہ جو پہلے بھی کر رہے ہیں، 4 مہینے آپ نے دیکھا، 4 ستمبر سے یہ فروری آ گیا. ڈیلے کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ سے ایک ایک شرائط منوائیں گے، جس میں شرط جو ہے وہ سارا آپ کے سامنے ہے، یعنی مہنگائی اور ٹیکسز. آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے ٹیکسز تقریباً 355 کہا تھا، لیکن ابھی 170 پہ آ کے رکے ہیں وہ کہ 170 بلین جو ہے اگر آپ نے لگا دیں گے تو منی بجٹ کا بھی وہ کہہ کے چلے گئے کہ 300 کروڑ کا. اٹ مینس کہ یہ فائنانس بل بھی ایکسپیکٹڈ ہے. اب سوال یہ میں جو پہلے بھی کہتا ہوں، پروگرام سے ہٹ کے بھی کہہ سکتا ہوں کہ کیا اس سے مسائل حل ہو جائیں گے؟ بالکل نہیں حل ہوں گے، وقتی طور پہ ہو جائیں گے. اچھا دوسری بات دیکھیے، آپ ایک بہت ہمارے ہاں پیٹنٹ جملہ ہے، ہمارے وزیر خزانہ صاحب نے بھی کہا، ظاہر ہے بہت پڑھے لکھے آدمی کئی بار وزیر خزانہ رہ چکے ہیں، کہ یہ پچھلی حکومت کا کیا دھرا ہے. جب یہ بھی پریکٹس میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اچھی قوموں کے لیے پریکٹس اچھی نہیں، کیونکہ تو ماضی ہے نا، ایک آدمی چلا گیا تو چلا. آپ یہ کہیں کہ ابھی ہم کیا کہیں گے، اس پہ ڈفرینسز بہت ہوں گے اور رہے ہوں گے ان کے درمیان، ایسا نہیں بہت آسانی سے یہ معاملہ نہیں ہوا ہے. اور آپ کو اگر یاد ہوگا کہ آخری دن یعنی کل کا دن تھا جس میں فائنانس منسٹر صاحب نے کہا کہ ہم آپ کو آج رات 12 بجے خوشخبری دینے جا رہے ہیں، کہا تھا نا. بالکل. اچھا تو جب یہ کہا تھا اس کے مطلب یہ ہے کہ یہ آپ سمجھے بہت زیادہ آپٹیمسٹک تھے، حقیقت سے آگے نکل گئے تھے، یا بہت زیادہ اعتماد تھا کہ پرائم منسٹر کی بات کو وہ ٹھکرائیں گے نہیں. لیکن آئی ایم ایف کا جو اس بار رویہ ہے وہ ہمیں بہت کچھ سوچنے کی طرف مائل کر رہا ہے کہ کیا ہم اس گرداب سے، اس خندق سے اسی طرح سفر کرتے رہیں گے یا نکلیں گے. اگر تو ہم اسی طرح سفر کرتے رہے تو فرض کیجئے 1.2 بلین ہے نا وہ دے دیں گے، آپ تھوڑے بہت قرض ادا کر لیں گے، دین واٹ. آپ کو جو سلوشن جو آج خود فائنانس منسٹر صاحب نے کہا ہے کہ آئی ایم ایف نے ان سے کہا ہے، اس میں سب سے اہم یہ ہے کہ ریئل اسٹیٹ کی جو انڈسٹری ہے اس کو سائیڈ لائن کر کے مینوفیکچرنگ میں جائے. آپ کو اگر یاد ہوگا تقریباً ہر پروگرام میں اسی پہ کہتا ہوں کہ آپ کا ملک اس وقت تک ترقی نہیں کر سکتا جب تک آپ کے ہاں اسمال اسکیل انڈسٹریز اور مینوفیکچرنگ انڈسٹریز نہیں آئے، کیونکہ آپ کا پورا جو درآمد ہے یعنی امپورٹ ہے وہ صرف اس لیے ہے کہ آپ اس سے لے کے پھر ایکسپورٹ کرتے ہیں. تو آپ ایک ہی کام 2 بار کرتے ہیں، ایک طرف سے کان پکڑتے پھر دوسری طرف سے پکڑتے ہیں، بجائے اس کے کہ ایک ڈائریکٹ کریں. تو وہ آپ تو یہ بہت اچھا ہے. دوسری بات انہوں نے کہا ہے کہ آپ کو جو ایکسپورٹ کے حوالے سے جو آپ کے یہاں ایک پروپیگیشن ہے اس کو ختم کرنا ہوگا اور ایکسپورٹ کو بوسٹ کرنا ہوگا. یہ آئی ایم ایف نے کہا، جو آج ہی انہوں نے باقاعدہ سرکولر دیا ہے ان کو. تو یہ 2 باتیں بہت اہم ہیں، کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ یہ جو ریئل اسٹیٹ ہے یہ جب بوم کرتا ہے تو لگتا ہے، کیونکہ پیسوں اس سے بہت ساری انڈسٹری انوالو ہوتی نا، اسٹیل بھی ہے، سیمنٹ بھی. لیکن اگر اس میں دیکھیں تو اس میں ایک بہت بڑا گیپ بلیک مارکیٹنگ کا آتا ہے، جس کی وجہ سے نان پروڈکٹیو ہو جاتا ہے. پروڈکٹیو نہیں ہے انڈسٹری، پروڈکٹیو اس سینس میں ہے کہ سامان بک جاتا ہے، سامان سب امپورٹ کے بک رہے ہیں آپ کے. اس کی جگہ اگر مینوفیکچرنگ آپ صرف ایک سوئی دھاگا بنائیں گے تو وہ سوئی دھاگا 20 کروڑ لوگ لیں گے نا بھائی. اسی طرح آپ معمولی سی چیز کوئی سی بنائیں تو اس لیے اٹ از مچ بیٹر ٹو گو. اچھا اب رہا تیسری اس میں اہم بات جو اس میں شامل نہیں، جو میں ہمیشہ کہتا ہوں، اس کے لیے ہمارے پاس 2 الگ سیکٹر ہونے چاہیے کہ لوکلی مینوفیکچرنگ انڈسٹریز اور اس کے ساتھ ایجوکیشن یعنی ٹیکنیکل ایجوکیشن، جس سے ہم مین پاور باہر بھیج سکیں تاکہ ہماری جو فورن ایکسچینج ہے اس کا بوسٹ اپ پرماننٹ ہو جائے. اس پہ نہیں ہو کہ ہمارا مال جائے گا تو پیسے ایڈ ہاک بیسس پہ نہ ہو، اس وقت بلکہ کیونکہ دیکھیے میں جہاں تک سمجھتا ہوں جو تھوڑی بہت فہم ہے اللہ نے دی کہ ہمیں اب وقتی جو ہے اس پہ نہیں کوئی حل تلاش کرنے کی کوشش. آخری ایک بات میں اگر آپ اجازت دیں تو کہوں، 100 ارب بہت زیادہ نہیں. پاکستان میں صرف 20 آدمی ایسے ہیں جن کے پاس 170 ارب موجود ہے. آپ پوچھیں ان سے لیں. تیسری بات، کیا آپ کتنی بار میں نے تقریر میں یہیں بیٹھ کے بھاشن دیا آپ کو کہ بھئی یہ بتائیے کہ کیا قرآن شریف میں لکھا ہوا ہے کہ آپ 6 بجے کے بعد رات کو 3 بجے تک بزنس کریں؟ آپ کا پورا پاور وہیں ختم ہو رہا ہے. اسی طرح آپ کیوں نہیں بڑی گاڑیاں ختم کر دیتے، کیوں نہیں سرکاری گاڑیاں فیسلٹی، کیونکہ ساری فیسلٹیز 78 کے بعد آئی، اس سے پہلے نہیں ہوتی تھی پاکستان میں.
آپ کو تعیشات چھوڑنا پڑے گا, آپ کو جو اپنے آرام ہے وہ چھوڑنا, تب جا کے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہم ٹارگٹ کے قریب. ایگزیکٹلی چودھری صاحب, کافی ڈیٹیلڈ جو ہے فاطمی صاحب نے بتایا ہے. آپ اس کے اوپر کامنٹ کیجئے کہ ایک تو ہمیں آئی ایم ایف کے ساتھ اب ساری چیزیں کنکلوڈ ہو چکی ہیں, اب کیا چیز باقی ہے اور ہم کتنی جلدی جو ہے وہ اس سے سارٹ آؤٹ کر لیں گے, نمبر 1, کیونکہ پازیٹیو پوائنٹس بھی ہمیں چاہیے. دوسرا یہ کہ سی پیک جو کہ ہماری نیڈ آف دی آر ہے, اور سی پیک کے اندر کچھ ایسے پروجیکٹس ہیں جو اب بالکل ریڈی ہیں, اب بہت زیادہ ان کے جو پرکس کھانے یعنی کہ جو ان کے فروٹس ہیں ان کا وقت آ چکا ہے. پلیز اس کے بارے میں بتائیے. دیکھیں, آئی ایم ایف کی جو ڈیمانڈ جہاں تک ہیں وہ تو ایک جو ان کا جو آپس میں میٹنگز ہو رہی تھی وہ تو کنکلوژن کی طرف جا چکی ہیں. ناؤ ایکچولی واٹ آئی ایم ایف از ایکسپیکٹنگ, دے وانٹ امپلیمنٹیشن اینڈ پریکٹیکل امپلیمنٹیشن زیادہ تر چیزوں کے اوپر جو ہے وہ حکومت کر چکی ہے. جیسے پیٹرول کے جو ہے وہ نرخ بڑھانے تھے تو وہ آلریڈی حکومت نے کر دیا. اب بجلی کے تھوڑے سے بڑھیں گے, اس کے بعد پیٹرولیم لیوی کی جو بات ہوئی ہے 5 روپے اور 5 روپے کر کے, ڈیزل کے اوپر 10 روپے, یہ تھوڑے سے بڑھانے ہیں. اچھا, فردر جو ہے اس میں جو ہے تقریباً 170 بلین کے جو ہے وہ ٹیکسز فردر لگانے ہیں حکومت نے. اچھا, اب یہ ٹیکس لگانے کن پہ لگانے ہیں یہ آئی ایم ایف نے گورنمنٹ کی ڈسکریشن کے اوپر چھوڑا ہے. میرے خیال میں زیادہ جو اس مرتبہ گورنمنٹ کرے گی وہ فوکس کرے گی ایلیٹ کلاس کو, انکم ٹیکس کے اوپر زیادہ فوکس ہونا چاہیے, زیادہ جو ہے وہاں سے ریونیو ارن کرنا چاہیے, کیونکہ انکم ٹیکس جب زیادہ ہوتا ہے تو اس سے انفلیشن کے اوپر امپیکٹ نہیں آتا. لیکن اگر ہم اس کو سیلز ٹیکس وغیرہ کی صورت میں یا دوسرے پیٹرولیم لیوی اور اس کی صورت میں ٹیکسز کو بڑھا دیں, جسے ہم انڈائریکٹ ٹیکسز بھی کہتے ہیں, تو اس سے جو ہے وہ انفلیشن کے اوپر امپیکٹ آتا ہے. تو میرے خیال میں ڈار صاحب جو ہے نا, از کمپیٹنٹ پرسن, از ورکنگ آن اٹ, اینڈ آئی ایم ہوپ فل کہ انشاءاللہ یہ جو کنکلوڈ جس طریقے سے ہوا ہے اور جس کا آپ نے مارکیٹ میں بھی دیکھا سینٹیمنٹ کہ کس طریقے سے ڈالر نے پورے ویک کے دوران انٹر بینک میں تقریباً 7 روپے کمی ہوئی ہے, گولڈ پرائسز جو ہے وہ نیچے آئی ہیں. اسٹاک مارکیٹ میں آج تھوڑا سا صبح میں آپ نے دیکھا ہوگا دباؤ کا شکار رہی تھی, کہ کیونکہ پہلے اعلان کر دیا تھا کہ ہو گیا ہے ایگریمنٹ, پھر وہ تو دوبارہ انہوں نے کہا 3 دن بعد ہوگا, تو اس طرح کی مارکیٹ فلکچویٹ کرتی رہتی ہے. وہ تو ویری گڈ مارکیٹ, آپ پورے ہفتے میں اچھی پوزیشن دیکھی ہم نے. ہاں, اور مطلب یہ ہے کہ اوور آل پوزیشن از گڈ. اس سے بڑھ کے آپ دیکھیں کہ دالوں کے جو کنٹینر ایک عرصے سے رکے ہوئے تھے ایل سیز کی وجہ سے, وہ ریلیز ہو گئے, اور اس کی وجہ سے آپ یقین کریں اس وقت دالوں کی پرائس میں جو ہے نا وہ 15 سے 20 روپے پر کے جی فرق آیا ہے. اور اس کو اب آگے بھی میں دیکھ رہا ہوں کہ فردر جو ہے وہ دالوں کی پرائسز میں امپیکٹ آئے گا. اور دالیں جو ہے نا, دس از این آئٹم آف سی پی آئی, اور سی پی آئی کے اوپر جو ہے نا انشاءاللہ ہوپ فلی نیکسٹ منتھ میں جو ہے نا وہ امپیکٹ اس کا انفلیشن کے اوپر نیگیٹو آئے گا, یعنی نیچے جو ہے وہ انفلیشن جائے گا رادر دین کہ پہلے جس طریقے سے 24 سے 27% کے اوپر گیا تھا. تو ویری مچ ہوپ فل اینڈ گڈ نیوز آر دیئر, بٹ آل دیٹ وی نیڈ ٹو کیپٹلائز دیز تھنگس. اور ان سب چیزوں کو کیپٹلائز کرنے کے لیے جو ہے نا ایک پولیٹیکل ول کی ضرورت ہے, اور سارے جتنے بھی ہمارے پولیٹیشنز ہیں, بیوروکریٹس ہیں, اور دیگر جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز ہیں, دے شوڈ بی آن بورڈ اینڈ دے شوڈ کوپریٹ. ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے نا کوپریٹ کریں گے, اچھے اور پازیٹیو بیانات دیں گے نا, تو اس سے ہی آپ دیکھیے گا. اس وقت میں آپ کو فردر تھوڑا سا بتاؤں کہ ہمارے یہاں مارکیٹ میں اس وقت ایک خوف اور سہمے ہوئے ہیں انویسٹرز وغیرہ. تو اگر تھوڑا سا بھی پازیٹیونیس آ جائے گی نا ہمارے سیاستدانوں کے بیانوں میں, اور ذرا پازیٹیو سوچنے کی طرف جائیں گے, یہ دھرنا شرنا اور یہ وہ الیکشن, یہ شور شرابہ تھوڑا سا ختم ہو کے چیزیں جب اسموتھنیس کی طرف آئیں گی نا, تو یہ چیزیں امپروومنٹ کی طرف جائیں گی. اینڈ میرے خیال میں جو ہے نا وہ ان کو اب اس آئی ایم ایف کے اس پروگرام کو, جو میرے خیال میں پیر منگل تک جو ہے نا انشاءاللہ یہ اس کو آفیشیلی اناؤنس کر بھی دیں گے, کیونکہ آلموسٹ جو ہے نا وہ 70-80% چیزیں کر چکے ہیں, تھوڑی ایک دو چیزیں رہ گئی ہیں, تو وہ جو ہے نا وہ یہ لوگ جیسی کریں گے تو انشاءاللہ وہ ہمارا ہو جائے گا. تو ایز فار ایز آئی ایم ایف ڈیل از کنسرن, ٹو می اٹس اوور, اینڈ انشاءاللہ اقبال صاحب آپ نے ذکر کیا کہ شور شرابہ تھوڑا کم ہونا چاہیے, یا کم ہو جائے گا تو چیزیں بہتر ہو جائیں گی. یہاں پر ہم اگر تھوڑا سا بات کریں پولیٹیکل ڈسٹ کی, تو پھر وہ بھی اڑانے کی کوشش کی جاتی ہے, اور ساتھ ساتھ اگر فائنانس بل آئے گا تو اس کے اوپر مزید جو ہے وہ ہوگی. ہمارے ساتھ افروز مرچنٹ صاحب اوور کال موجود ہیں, ان کو خوش آمدید کہتے ہیں. آپ سی ای او ہیں مرچنٹ انویسٹمنٹ کے. السلام علیکم سر, ویلکم ٹو دا شو.
वालेकुम सलाम, थैंक यू अफरोज साहब, क्या समझते हैं एक आज की मार्केट को थोड़ा सा अगर हम निगलेक्ट करें और पूरे वीक को समराइज करें, डू यू थिंक इट्स अ गुड मार्केट? क्योंकि एक पॉजिटिव सेंटिमेंट्स प्रिवेल हुए पूरे वीक के अंदर, एक अच्छी जबरदस्त ट्रस्ट जो है वो बिल्डअप होता हुआ दिखाई दिया। देखिए, अगर हम कुछ हफ्तों के से हम कंपेयर करें तो हमारी मार्केट रफली 38,000 पे थी, अब 42,000 पे आई है, तो 4,000 पॉइंट्स तकरीबन इंक्रीज हुई है। और आज भी मार्केट में एक्सपेक्टेशन हमारी ये थी कि अगर स्टाफ लेवल एग्रीमेंट कल हो जाता तो हमारी मार्केट अगेन आज भी पॉजिटिव रहती। लेकिन मैं समझता हूँ हमारे पहले जो एक्टिंग गवर्नर डॉक्टर मुर्तजा सैयद ने बड़ा अच्छा ट्वीट किया है कि पहले भी ऐसा हुआ है कि ऐसा नहीं है कि स्टाफ लेवल एग्रीमेंट IMF का डेलीगेशन आए और स्टाफ लेवल एग्रीमेंट साइन करके वाशिंगटन चले जाए। पहले भी ऐसा हुआ है कि जब सारी मीटिंग के बाद वो गए वाशिंगटन, और कुछ प्रायर एक्शन करने के लिए मैं समझता हूँ उनको गवर्नमेंट को करना है, और होपफुली विद इन अ फ्यू डेज हमारा ये स्टाफ लेवल एग्रीमेंट भी हो जाएगा। और आई थिंक इट सीम्स कि फरवरी नहीं तो मार्च में, बिकॉज IMF के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उसको ट्रांसफर अप्रूव करते हैं, तो वो एवरी मंथ जो मीटिंग होती है, तो मार्च में मुझे लग रहा है एक महीना हमारे लिए काफी टफ है क्योंकि रिजर्व बहुत नीचे आ गए, लेकिन IMF का चांस मुझे मार्च में मिलते हुए नजर आ रहा है। अच्छा सर, आपने कहा कि IMF का थोड़ा सा ये है डिले, आपने डिले की तरफ इशारा किया। डू यू थिंक दैट कि IMF नीड रिजल्ट्स? एक्चुअली उसे रिजल्ट्स चाहिए, उसे ये नहीं चाहिए कि ये हो गया या ये हमने कर दिया, उनको नंबर्स चाहिए, वो भी प्रॉपर डायरेक्शन में। उसके लिए क्या फाइनेंस बिल पहले आ जाएगा आप समझते हैं, या वो अपने टाइम पे आएगा, या नेक्स्ट बजट के अंदर ये इम्प्लीमेंट किया जाएगा? क्या समझ में आ रहा है? देखिए, अगेन मैं उनको ही कोट करूंगा, डॉक्टर मुर्तजा सैयद, कि उन्होंने ये कहा है कि ये IMF उन्होंने कंडीशनल कर दिया है कि सऊदी अरेबिया है या चाइना है या दूसरे जो ममालिक है, IMF के हर कंट्री के एक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में भी होते हैं, और तो वो जब वो कमिट करेंगे कि हम ठीक है वो चाइना से एक तरह का उनसे वो राइटिंग में इन राइटिंग लिखाएंगे कि चाइना विल गिव सम फंड्स टू अस, सऊदी अरेबिया में देगा, यूएई देगा। इट्स नॉट पाकिस्तान के कहने पे वो कर लेंगे, वो उनसे कमिटमेंट लेंगे इन राइटिंग। तो ये भी एक कंडीशनैलिटीज है, अपार्ट फ्रॉम कि हमें गैस प्राइस बढ़ाना है, इलेक्ट्रिसिटी बढ़ाना है, डीजल में अभी भी पेट्रोलियम लेवी कम है वो इंक्रीज करना है। लेकिन ये बाकी फंडिंग भी जो है उन कंट्रीज के स्पेसिफिक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर राइटिंग में अगर लिख के देते हैं पाकिस्तान के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को IMF के, तो फिर ये होगा। तो ये जरा थोड़ा सा डिले हुआ है, लेकिन मैं समझता हूँ होपफुली हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने सारी कंट्रीज से बात कर ली है, और आई थिंक वर्बल कमिटमेंट तो मैं समझता हूँ सबसे मिल गया है। फिर राइटिंग में कमिटमेंट जब IMF को मिल जाएगा तो ये कुछ दिनों में आई थिंक हमें ये स्टाफ लेवल एग्रीमेंट साइन हो जाएगा, और उसके बाद हमारे जो है वो बोर्ड में जाएगा इनके, और मार्च में यानी इन लेस देन अ मंथ टाइम हमें मिलेगा। लेकिन ये बड़ा हमारे लिए क्रिटिकल टाइम है, बिकॉज $3 बिलियन अगेन इट्स अ चैलेंज फॉर द गवर्नमेंट राइट नाउ कि अब थोड़ा सा उनको देखना पड़ेगा कि ये चीज़ें कैसे हो रही हैं। डॉलर के हवाले से बताएं अफरोज साहब, डॉलर जो है वो थोड़ा सा आज के दिन वीकेंड हुआ है, मार्केट के अंदर एक अच्छी न्यूज़ है, गोल्ड जो है वो थोड़ा सा वीक हुआ है। व्हाट डू यू थिंक कि नेक्स्ट वीक के अंदर क्या जो है वो नंबर्स होंगे, और आने वाले दिनों में क्या एक्सपेक्टेशंस हैं फर्दर? देखिए, ये काफी खुशाइन बात है क्योंकि IMF कोई ऐसा कोई डेडलॉक नहीं है, ठीक है ना। ये एक फॉर्मेलिटीज है, प्रोसीजर है उनका जो करे, जिसकी वजह से थोड़ा डिले हो रहा है। जो खुशाइन बात है, आज भी डॉलर अप्रिशिएट मतलब रुपी एक्चुअली थोड़ा अप्रिशिएट किया है जहाँ तक मुझे याद पड़ता है। और ओवरऑल तो आप देखें तो उसमें कुछ दिनों से रुपी ने गेन किया है। आई होप कि जैसे स्टाफ लेवल एग्रीमेंट की हमें न्यूज मिलती है तो ये मजीद इसमें बेहतरी आएगी, और इम्पोर्ट्स को कंट्रोल किया है। करंट अकाउंट डेफिसिट के नंबर्स आएंगे होपफुली फ्यू डेज जो जनवरी के, तो वो अगर खुशाइन बेहतर होंगे, मैं समझता हूँ लास्ट मंथ $400 मिलियन का करंट अकाउंट डेफिसिट था, अगर वो बेहतर होते हैं तो ये रुपी पे प्रेशर और हमारे जो
कंसाइनमेंट स्टकअप है वो प्रायोरिटी बेसिस पे मैं समझता हूँ रिलीज होना शुरू होंगे। अफरोज साहब, व्हाट डू यू थिंक, अगर थोड़ा सा स्टॉक मार्केट के हवाले से बात करें तो यहाँ पर ईएनपी सेक्टर के अंदर एक वेटेज दिखाई दे रहा है। कतर इज आल्सो इंटरेस्टेड टू बाय द शेयर्स ऑफ ओजीडीसीएल और दूसरे सेक्टर्स के। व्हाट डू यू थिंक के आने वाले दिन कैसे होंगे, और साथ साथ स्टॉक मार्केट के अंदर अगर इन्वेस्टर्स पार्टिसिपेट करें तो किन सेक्टर्स के अंदर करें? नहीं, ये आप देखें, अगर मैं समझता हूँ 2000 पॉइंट्स तो हमारे ऑयल एंड गैस कंपनीज की वजह से हमारी इंक्रीज, और रिसेंट कतर जो विजिट किए थे हमारे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ, तो उसमें उन्होंने ऑफर किया था कि आप कतर को कि आप ओजीटीसी और पीपीएल के शेयर खरीदें। कतर इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी, दे हैव ह्यूज फंड्स, ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्री, तो उन्होंने कहा भी कि हम उसको कंसिडर करेंगे। नॉट ओनली ये जो ऑयल एक्सप्लोरेशन जो गवर्नमेंट की जो कंपनीज है, इसके अलावा 2 LNG प्लांट जो है वो भी ऑफर किए हैं परचेज करने के लिए। तो मैं समझता हूँ ये अगर ये सब हो जाए, अल्लाह करे, तो ये मैं समझता हूँ $4-5 बिलियन जो है वो इन अ मंथ टाइम हमें आ सकते हैं, मिल सकते हैं। वेल, थैंक यू सो मच। अफरोज मर्चेंट साहब हमारे साथ मौजूद थे। काफ़ी डिटेल जो है वो आपने बात की और ये बताया कि अब मार्केट के अंदर जो है वो बेस्ट डेज आने वाले हैं। काफ़ी अरसे तक हमने इंतज़ार किया है और इस इंतज़ार के बाद ऑब्वियसली एक अच्छा रिजल्ट ज़रूर सामने आएगा। अकमल साहब भी मौजूद हैं, फातमी साहब भी मौजूद हैं। तो अकमल साहब, मैं आपसे ही कंटिन्यू करूँगी। आप मुझे सेंटिमेंट्स के हवाले से बता रहे थे और जब ये चीज़ें होती हैं और अब फाइनेंस बिल आएगा तो फाइनेंस बिल के हवाले से भी काफ़ी कयास सराहियाँ होंगी, इसके बारे में प्लीज़ बताइए। देखिए, एक तो ये मर्चेंट साहब जो अभी बात कर रहे थे कि जी IMF के वो हैं, वो फ़लाने कंट्री से अप्रूवल लेंगे, उनके फ़लाने कंट्री के डायरेक्टर से अप्रूवल लेंगे, तो ये मेरे ख्याल में कोई स्पेशल केस नहीं है। पहले नॉर्मल जो होता है वो यही होता है कि स्टाफ लेवल एग्रीमेंट होता है, जिसका वो उन्होंने हमें मेमोरेंडम ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म एंड पॉलिसी MEFP जो और है, जैसे फातमी साहब ने कहा कि वॉशिंगटन में है ना? ऑफिस, तो अमेरिका के साथ ऑल्दो वी हैव अ गुड नहीं, देखें, रिलेशनशिप। वो अगर अनऑफिशियली एक चीज़ हो तो अलग बात है। अदरवाइज अगर हम बाय द बुक चलें तो फर्स्ट जो है वो IMF के साथ स्टाफ लेवल एग्रीमेंट होता है, जो कि नेक्स्ट वीक में हो जाएगा। और उसके बाद जो है ना वो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स का जो मीटिंग होती है उसी में ही इसकी फाइनल अप्रूवल होती है। लेकिन वो डिपेंड करती है कि जो स्टाफ लेवल एग्रीमेंट अगर ओके हो गया तो वो इसमें इतना कोई करते नहीं है। तो ये कहना कि ये फ़लाँ मुल्क वाला अप्रूवल देगा, फ़लाँ मुल्क वाला अप्रूवल, तो वो एज पार्ट ऑफ वो है और इट्स रूटीन मैटर। इट्स नॉट समथिंग स्पेशल कि ये अब इस तरह का कोई मसला हुआ है तो वो अलग से इसको कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। इट्स अ रूटीन मैटर एंड आई एम वेरी मच होपफुल कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, एग्जीक्यूटिव बोर्ड का जो मीटिंग होगी जिसमें स्टाफ लेवल एग्रीमेंट होने के बाद इसको पुट डाउन किया जाएगा, तो उसमें इंशाल्लाह इट विल बी डन। मेरा नहीं ख्याल है इसमें कोई अभी फर्दर जो है ना वो डिले IMF करेगा, क्योंकि जिस हद तक उनकी जो डिमांड्स थी और उसके बाद ये जो आए हैं ये भी दबाव की वजह से ही आए ना। अगर हम दबाव की बात करें तो देवर प्लान्ड इन मार्च, इन्होंने तो मार्च में आना था, बल्कि इवन इन्होंने काफ़ी इसको पोस्टपोन कर दिया, हम अभी नहीं आ रहे। तो ये तो उसके बाद प्राइम मिनिस्टर साहब ने और हमारे आर्मी चीफ साहब ने USA से बात की है, उन्होंने फिर इनडायरेक्टली इनसे बात की। फिर इस तरीके से जो डिप्लोमेटिक एफर्ट्स जो हैं वो बहरहाल इसमें हुई हैं और उसके बाद ही ये वफ्द यहाँ पे आया है। वंस इसने कंक्लूड कर लिया तो वन शुड बी वेरी पॉजिटिव। दे आर ट्राइंग देयर बेस्ट के हो जाए काम। फातमी साहब प्लीज आप भी इसके ऊपर कमेंट कीजिए। एक तो CPEC के हवाले से बात करना चाह रही हूँ मैं। CPEC के न्यू प्रोजेक्ट्स और खासकर जो एक प्रोस्पेक्ट्स हैं वो बड़े ही सबको ही पता है की नोट्स पे हैं। आप क्या समझते हैं कि अब कहाँ वो किस मराहिल में है, और दूसरा ये कि उससे कितने फ़ायदे आने हैं? अब देखिए, फ़ायदे की तो ज़ाहिर है कि हम क्या सभी को पता है कि हम कहते हैं गेम चेंजर है। चाइना का जो CPEC का प्रोग्राम है जो शुरू हुआ 2019 में, पहले भी बात हो चुकी, लेकिन फाइनल शेप में, उसमें 3 बातों पे सबसे ज़्यादा उन्होंने एम्फसाइज़ किया: एनर्जी, इंफ्रास्ट्रक्चर और सोशल डेवलपमेंट प्रोग्राम। यही 3 पे था, जिसमें उन्होंने मेन रखा जो हमारा प्रॉब्लम था, $350 अरब रखा एनर्जी पे, क्योंकि एनर्जी का उन्होंने वादा किया कि 17,045 मेगावाट का वो मुख्तलिफ प्रोजेक्ट है। तो ये क्योंकि उनका ये कहना है, बल्कि हम सब का ये कहना है कि अगर एनर्जी के मसाइल हल होंगे तो बहुत सारे मसाइल खुद ब खुद हल हो जाएंगे। तो ये दूसरा, अब जो इंफ्रास्ट्रक्चर है और सारी चीज़ें, उसमें सोशल डेवलपमेंट में गवादर भी है और दूसरी सारी चीज़ें, उस पर काम हो रहा है। जहाँ तक ये जो M4 और M1 वाला है, तो ये जो पेशावर से कराची तक का है, उसमें भी
पेशावर से मुल्तान से सक्खर कंप्लीट हो चुका है, काम तेज़ी से जारी है। बीच में जो पहले भी रखना यानी रुकावट आई, वो इसीलिए रुकावट आई कि हमारे और उनके दरमियान बातचीत में तातुल था। फिर जो अभी है, अभी भी स्पीड तो है हमारी तरफ से, लेकिन जैसे आज ही की न्यूज़ है कि सैलाब में जो नुकसानात हुए हैं जो इलाक़ों में, उन इलाक़ों में एशियन डेवलपमेंट बैंक ने 850 अरब ऑफ़र किया है, लेकिन हम रुके हुए हैं क्योंकि चाइना से हमारा एग्रीमेंट, हम ये चाहते हैं या वो चाहते हैं कि वो ये करें। तो हमने ये कहा था उनसे कि 850 ये कर रहे हैं, 150 अरब हम कर देंगे। तो अगर आप देखें तो इससे अच्छा कोई प्रोजेक्ट है नहीं, क्योंकि इसमें ईरान भी है, अफ़गानिस्तान भी है, पाकिस्तान भी है, और इसके साथ सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ भी मौजूद हैं जो अनदर 10 से 15 साल में बहुत ज़्यादा कामयाब हो सकता है। लेकिन रफ्तार, मैं फिर कहूँगा झूठ सच अपनी जगह, कि रफ्तार बार बार रुक जाती है, वजह कुछ भी हो उनकी पेस पे होना चाहिए। नहीं होना चाहिए, होना चाहिए, नहीं हो रहा है। तो ये एक रुका। ग्वादर के हवाले से हम काफ़ी हद तक कामयाब हुए हैं, क्योंकि आपको पता लास्ट टाइम उनके 2 शिपमेंट शुरू भी हो गई थी ग्वादर पोर्ट से। अच्छा, ग्वादर पोर्ट में चाइना का इंटरेस्ट ज़्यादा है। उसकी वजह यह है कि उसके जो रेवेन्यू है उसमें 91% शेयर होल्डर वो हैं, हम सिर्फ 9% के शेयर होल्डर हैं। तो इसलिए उसमें चीन का इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है और वो चाहते हैं कि कंप्लीट हो। दूसरी बात ये कि उस पोर्ट से वो पूरे ईस्टर्न यानी एशियन कंट्रीज जो ईस्ट एशियन और ईस्टर्न यूरोप का जो इलाका, इसको कवर कर सकते हैं। तो हमारे पास आप कह सकती हैं कि जो M4 और ये जो सारे हाईवेज के प्रोजेक्ट हैं, इस पे काम बहुत तेज़ी से हो रहा है और हो जाएगा। ग्वादर भी 2028 और 2030 में वो कहते हैं कि बिल्कुल कम्प्लीटली ऑपरेटिव हो जाएगा। तो इसमें हम यही कह सकते हैं कि हमें कोशिश है। देखिए, शायद याद होगा आपको, पिछली बार भी 1-2 साहब हमारे साथ आए थे। हम सबका एक ही कहना है कि हमारे यहाँ अच्छा, इसीलिए हमसे दुनिया के बेशतर ममालिक नाराज़ भी रहते हैं कि हम अपने वादों के साथ जब जाते नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, जब हम जाते हैं तो वहाँ ठप हो जाता। दूसरे ममालिक हमसे ये चाहते हैं कि आप जो एग्रीमेंट कर रहे हैं, आपके जाने के बाद वाला भी उस एग्रीमेंट पे कायम रहे। चीन से भी यही, और कोई परेशानी नहीं हमारी। अच्छा, पाकिस्तान और चाइना के ताउन से एक वोकेशनल इंस्टीट्यूट्स भी बनने वाले हैं बहुत के लिए, तो इसके बारे में भी बताइए। देखिए, वो भी बन रहा है। मैं आपको बताऊं, जो अभी आपका रशिया से एग्रीमेंट हुआ, इससे अलग है। उसमें भी सबसे ज़्यादा एजुकेशन ही पे जोर है, सबसे ज़्यादा उसी पे है। और ये जो चाइना, क्योंकि मैं शायद हर प्रोग्राम में कहता हूँ, दुनिया में पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जो तालीमी लिहाज से आखिरी से 1 नंबर ऊपर है, यानी वर्स कंडीशन है। हम नहीं मानते, हम तो कहते हैं हम बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन बहरहाल हकीकत यही 90% आपके कॉमर्शियल इंस्टीट्यूट हैं, कॉमर्शियल यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो बहुत अच्छी बात अमेरिका में भी होती, कॉमर्शियल मेडिकल हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ भी होते, लेकिन फिर वहाँ चेक एंड बैलेंस है। हमारे यहाँ चेक एंड बैलेंस, इट्स ए बिजनेस। तो आपके यहाँ क्वालिटी ऑफ एजुकेशन ना होने के बराबर। इसीलिए मैं जो बार बार जोर देता हूँ, ये कहता हूँ कि बिल्कुल लोअर लेवल पे आप टेक्निकल एजुकेशन दे लोगों को, ताकि कोई ज़रूरत नहीं मास्टर और PhD करने की, लेकिन ये कि वो अपना काम चला के दुनिया में आगे बढ़े। क्योंकि हमेशा जब टांगें मजबूत होगी तो दिमाग, हम क्या कोशिश करते हैं कि हमारे पास सिर्फ ब्रेन पैदा हो, तो नतीजा ये है कि आपके यहाँ एक आम आदमी पॉलिटिक्स और पार्लियामेंट पे बात करता है, क्योंकि वो समझ रहा है कि मैं सब कुछ जानता हूँ। ये बहुत बड़ा अलमिया है। तो वो हमें किसी तरीके से कंट्रोल करना चाहिए अपने आप को। और जो मेरा तो एक ही पॉइंट है जिस पे मैं हर बार कहता हूँ कि देखिए, 2 सूरत है। एक सूरत है कि टैक्स लगा के आप काम पूरा करें, दूसरी सूरत है कि कटौती करके काम। मैं उसके फेवर में हमेशा रहता हूं कि आपके पास अगर आपने बचत शुरू की तो आपकी चादर में इतनी जगह है जहां आप पैर फैला सकते हैं। हम बिल्ला जवाज़ पैर बाहर निकालते हैं, उसका शोर मचाते हैं कि जी हमारा काम पूरा नहीं हो रहा। तो ये आपको प्रैक्टिस तोड़नी पड़ेगी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बदलना पड़ेगा, क्लास सिस्टम बदलना होगा। ये जो आसानियाँ आप ब्यूरोक्रेट्स और दूसरे लोगों को देते हैं, ये ख़त्म करनी पड़ेगी। और मिडिल क्लास जो आपने क्रश कर दिया 1999 के बाद से लेके 2013 तक, एक बाकायदा प्लान के तहत मिडिल क्लास वो ख़त्म करना होगा आपको। मिडिल क्लास और नीचे की क्लास के दरमियान, क्योंकि ये बहुत बड़ा गैप आ गया, ये तो बहुत अमीर लोग हैं या बहुत गरीब लोग हैं, जिसकी वजह से सारी दुश्वारियाँ हो रही हैं। तो ये आप, मेरा ख्याल है CPEC कामयाब होगा। CPEC में चाइना की तरफ से तो कोई हर्डल नहीं है। हर्डल अगर है, मैं फिर कह रहा हूँ, चाहे लो आप अच्छा माने चाहे, हर्डल हर प्रोजेक्ट में हमारी तरफ से, किसी की तरफ से नहीं।
हम गड़बड़ कर देते हैं, पेमेंट वक्त पे नहीं करते, इंटरेस्ट वक्त पे नहीं देते हैं, काम वक्त पे नहीं करते हैं, कोई रुकावट। सी पैक हमारा जब शुरू हुआ था किस तेज़ी से चल रहा था आपको अंदाज़ा होगा, उसके बाद बीच में रुकावट। तो वाई वी शुड ब्लेम सम अदर। चाइना तो अभी भी कह रहा है कि भाई आप काम कीजिए। चाइना ने, हाँ, अभी इस हुकूमत में आने के बाद थोड़े से डिफरेंसेस हुए थे, उनके जो टर्मोलॉजी थी पेमेंट शेड्यूल की और उसमें जो इंटरेस्ट रेट था उसमें फ़र्क आ रहा था, वो भी मेरा ख्याल सेटल हो गया, कोई ऐसी दुश्वारी नहीं है मतलब। तो क्योंकि मैं आपको फिर कह रहा हूँ कि चाइना इज़ नॉट ए फ्रेंड, चाइना इज़ मच मोर देन ए ब्रदर। वो हमारा बड़ा भाई है, दोस्त नहीं है। तो उसके यहाँ तंबी भी है, तरबियत भी है, मदद भी है। यानी जब दोस्त तो ये ना कि आज खुश है कल नाराज। और उन्होंने जो अपने मुल्क में कुछ रूल सेट किए हैं उसी बुनियादों पे उन्होंने तरक्की की है, तो हमारे मुल्क में भी वो चाहते हैं कि ऐसे ही रूल सेट हों ताकि उन्हीं बुनियादों पे। लेकिन हम बिल्कुल नहीं चाहते। बिल्कुल। हाँ। अकमल साहब प्लीज इसके ऊपर कमेंट कीजिए। सीपैक के हवाले से चाइना ब्रदरली कंट्री है, फातमी साहब ने कहा है, और हमारे पास ये ऑप्शंस मौजूद हैं। उनकी पूरी एक सक्सेस स्टोरी है, उसी को थोड़ा सा अगर स्टडी कर लिया जाए तो हमारे पास सारी चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। और जैसे कि फातमी साहब ने कहा कि ऑस्टेरिटी मेजर्स होने चाहिए, तो इसके ऊपर भी काम होना चाहिए। देखिए, सीपैक के ऊपर जो काम था पिछली हुकूमत में तो बिल्कुल ही स्लो हो गया था। अब ये जो मौजूदा नई हुकूमत जो आई है, इसने आके थोड़ा सा चाइना के साथ एक तो ताल्लुकात को भी स्ट्रॉन्ग किया है, और फर्दर ये है कि इसके ऊपर सीपैक के ऊपर भी फर्दर काम करना शुरू किया है डिप्लोमेसी लेवल पर। बिल्कुल। मसलन उसकी मैं मिसाल दूं, जैसे सखर से लेके और हैदराबाद तक मोटरवे बनने, उसके ऊपर माशाल्लाह काम का आगाज़ हो चुका है। यानी आप ये समझिए कि इस्लामाबाद से सखर तक आप बिल्कुल इस तरीके से आ सकते हैं। मैंने तो सफ़र किया हुआ है कि बिल्कुल शॉर्टेस्ट टाइम में, लेकिन उतना टाइम आपको लाहौर से सखर तक नहीं लगता जितना सखर से आगे कराची तक लग जाता, इतना रोड ख़राब है। तो ये इतना ज़बरदस्त काम हो जाएगा ट्रांसपोर्टेशन की, आवाम को सहूलत भी मैसर आएगी और बहुत सारे नुकसानात से भी बचेंगे। गाड़ियों की मेंटेनेंस कम हो जाएगी, फ्यूल का एक्सपेंस कम हो जाएगा, जब ही होता है जब आप लॉन्ग डिस्टेंस और जो है ना सफ़र में भी मसाइल कम होंगे। सेम इज़ द केस विद गवादर पोर्ट। बेसिकली चाइना का ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव ये बड़ा प्रोग्राम है जो मल्टीपल कंट्रीज़ के साथ उनके रोड्स और इस तरह के प्रोजेक्ट्स बनाने के एग्रीमेंट्स हुए हैं। तो सीपैक इज़ ओनली वन पार्ट ऑफ दैट BRI प्रोजेक्ट। तो उसमें गवादर पोर्ट का जो है ना वो एक की रोल है, क्योंकि गवादर से जितनी भी हमारी ट्रेड जितनी भी होनी है वो वाया गवादर पोर्ट एंड देन सेंट्रल एशिया तक उसको अचीव करना है। तो तकरीबन उसके ऊपर भी काफ़ी हद तक सड़कों वगैरह का काम जो है ना वो तो मुकम्मल हो चुका है। अब दो चीज़ें हैं, एक तो पावर प्रोजेक्ट्स लगने थे उसके ऊपर काम हो रहा है, सेकंड जो है ना ये बीच में जो इकोनॉमिक जोन डेवलप करने थे फॉर स्मॉल एंड कॉटेज इंडस्ट्रीज़, तो उसके लिए जो है ना वो वर्किंग जो है ना वो जारी है। 2-3 जो है वो जो मेरी इतलात है इकोनॉमिक जोन जो है वो तकरीबन बनकर इंशाल्लाह वर्किंग में भी आने वाले हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता इसके सीपैक के आहिस्ता आहिस्ता इससे ये है कि सीपैक के जो हमारे प्रोजेक्ट्स हैं वो कंप्लीशन की तरफ जाते हुए नज़र आ रहे हैं। तो इंशाल्लाह इससे उम्मीद तो यही है कि फ्यूचर में जो है फर्दर इसमें हमें अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। हमारे जो अनएम्प्लॉयड लेबर है या इवन पढ़े लिखे लोग भी हैं तो उनको भी दे बी गेटिंग मोर अपॉर्चुनिटीज़। और सीपैक के ऊपर जो फोकस करना जो था ये बहरहाल बहुत ज़रूरी था और राइटली इसके ऊपर जो है ना वो काम किया जा रहा है। अकमल साहब थोड़ा सा इकॉनमी के बारे में पूछना चाहूँगी। डॉलर वैनिश हो गया था मार्केट से, ये आप भी जानते हैं हम भी जानते हैं। मार्केट में जो एक थोड़ा क्राइसिस बिल्डअप हुए या इकॉनमी को थोड़ा सा हम कह सकते हैं डेंट हुआ, वो डॉलर की वैनिश होने की वजह से हुआ। अब जो कि गवर्नमेंट की तरफ से इनिशिएटिव लिया गया है और डॉलर के ऊपर जो भी सफ़र के दौरान या फिर जो बॉर्डर्स के पास जो होगा वो तमाम चीज़ों को उन्होंने देखा है और कहा गया है कि अब इसके ऊपर इम्प्रिजनमेंट भी हो सकती है, यानी कि 1 साल की कैद भी हो सकती है। आप समझते हैं कि ये इनिशिएटिव गवर्नमेंट की जानिब से बड़ा सख्त होगा और अच्छा है कि इससे जो लोग होर्डिंग कर रहे थे उनके लिए जो है वो अब देयर इज नो। देखिए, पाकिस्तान विद इन पाकिस्तान देयर इज़ नो नीड ऑफ डॉलर। इफ़ यू आर लिविंग इन पाकिस्तान यू डोंट नीड डॉलर। तो मैं तो बोलता हूँ जिसके पास डॉलर पड़ा हुआ है और बैंक अकाउंट में नहीं है और उसने वैसे ही स्टोर करके रखा हुआ है फॉर द पर्पज़ ऑफ स्मगलिंग, फॉर द पर्पज़ ऑफ प्रॉफिट टेकिंग, 1 साल क्या, मैं तो कहता हूँ उसको 10 साल की सज़ा दे दें तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। असल में हमारा जो रेट इस वक्त जो हमारे यहाँ डॉलर पता नहीं क्यों बढ़ रहे हैं, मुझे तो नहीं पता, लेकिन डॉलर का बढ़ना एक लिहाज से
اسٹیٹ بینک کے لیے جو ہے نا یہ لمحہ فکری ہے، کیونکہ اس کو امپورٹ اور ایکسپورٹ کے درمیان جو ڈفرینس ہوتا ہے جسے ہم ٹریڈ ڈیفیسٹ کہتے ہیں، وہ ہماری پہلے خان صاحب کی حکومت جو وہ تقریباً جو ہے 50 بلین کے قریب چھوڑ کے گئی ہے ٹریڈ ڈیفیسٹ ہمارا 50 بلین. آپ کو پتہ ہے 50 بلین وہ اماؤنٹ ہے جو ہمیں اگلے آنے والے 2 سالوں میں صرف لون کی مد میں ادا کرنی ہے دوسرے ملکوں میں، اور یہی وہ شارٹ فال ہے جو ہم نے بھگتنا ہے. تو ہم نے تو بیسیکلی ہمارا امپورٹ ایکسپورٹ اور جو ٹریڈ بیلنس ہے اور کرنٹ اکاؤنٹ بیلنس ہے وہ آؤٹ ہو رہا ہے، تو اس کی وجہ سے ڈالر مہنگا ہوتا ہے. لیکن ود ان دی کنٹری جو ہے نا وہ عوام پاگل ہوئی ہوئی ہے، ڈالر مہنگا ہو گیا. ڈالر کا کہ مہنگے ہونے کا ایک عام آدمی سے ڈائریکٹلی کوئی تعلق نہیں ہے. تعلق ہے لیکن ڈائریکٹلی کوئی تعلق نہیں، کیونکہ وی آر ناٹ ڈیلنگ ان، ہمیں تو کرنسی چاہیے. لیکن اس وقت تعلق بن جاتا ہے جب میں کہوں گا کہ یار یہ میں تو پیسے ڈالر میں دوں گا، مجھے نہیں مجھے تو پیسے ڈالر میں دو، مجھے آنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن مجھے پتہ ہے ہماری کرنسی بھی، مطلب ایک سرکل بن جاتا ہے نا کہ ایک بندے نے اس کو اسٹور کرنا شروع کر دیا، جیسے جیسے شارٹیج ہوئی لوگ پھر بولیں گے یار یہ روپیز کے اوپر سے اعتماد. اتنی جلدی بک رہی ہے کہ آپ پرائیویٹ چینل پہ نیوز دیکھتے ہیں اور پھر اس کے بعد بولتے ہیں کہ بھائی ڈالر مہنگا ہو گیا اب تو میں یہ کروں گا، مطلب آپ خود بھی بالکل زیادہ ریجڈ ہو گئے ہیں. یہی وجہ. اب دیکھیں نا، یا دوسری طرف آپ دیکھیں سونا مہنگا ہو رہا ہے، اب گولڈ کی طرف لوگ جا رہے ہیں. یہاں پہ کون سا جو ہے نا سونے کے جو ہے نا وہ لوگوں کو کیا ضرورت ہے سونا رکھنے کی؟ اچھا اس کا نہ اس کا بزنس میں جو ہے نا ایز سچ کوئی کام ہے. تو بیسیکلی ایک تو وہ بڑھ رہا ہے اور ایک سپلائی اینڈ ڈیمانڈ کی وجہ سے بڑھ گیا ہے. ہاں تو ڈالر میرے حساب سے گورنمنٹ کو جو فوکس کرنا چاہیے نا وہ اپنے ٹریڈ اور کرنٹ اکاؤنٹ کو جو ہے نا وہ فوکس کرنا چاہیے. اور ڈالر کے اوپر تو میرے خیال میں تو گورنمنٹ کو چاہیے کہ ود ان دی کنٹری ان نیسسری کوئی بھی بندہ اگر ڈالر رکھ رہا ہے اور اس کو اگر ضرورت نہیں ہے تو ہی شوڈ بی پنشڈ. اور ڈالر اور بلومبرگ کی آپ نے رپورٹ دیکھی ہے، اس میں بھی اب ہمارے یہاں پہ ڈیمانڈ کریٹ ہوتی ہے نا. اب یہاں پہ اگر ڈالر 130 روپے کا یا 160 روپے کا یا 170 روپے کا ٹریڈ ہو رہا ہوگا، اور افغانستان میں وہی ڈالر جو ہے نا پاکستان بولیں گے لو بھائی یہ پاکستان کے 250 روپے لو، یہ ڈالر لے لو، تو پھر الٹیمیٹلی ہماری کرنسی ویک ہوگی. تو یہ جو اقدامات ہیں یہ ہمیں لینے چاہیے تھے پہلے ہی. بارڈر کے اوپر جو ہے نا وہ ایئرپورٹس کے اوپر تو انہوں نے بہت ٹائٹ کر دیے، تو یہ تو مجھے خود پرسنل وٹنس. لیکن جو ڈالر کی اسمگلنگ جو بلومبرگ نے آئیڈینٹیفائی کیا، اور ظاہر ہے ان کے پاس ریسورس کیا ہے کہ وہ افغانستان کے جو ریزروز ہیں وہ بڑھ رہے ہیں، تو کہاں سے بڑھ رہے ہیں وہ؟ تو یہیں سے ڈالر اسمگل ہو کے جا رہا ہے. تو یہ بیسیکلی ایک ایزمپشن ہے کہ یہاں سے ہمارے یہاں سے ڈالر ایک سرٹن اماؤنٹ جا رہا ہے. تو وی ہیو ٹو کنٹرول اٹ. اور ہمیں جو ہے نا ایز اے نیشن جو ہے نا اگر ہم سوچیں تو ہمیں سب کو ویسے بھی اپنی طرف ہی دیکھنا چاہیے اور اپنے آپ کو ہی کنٹرول. آئی ایم بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہم تو اس کو بڑا نیگیٹولی کہتے ہیں یہ ٹیکس لگا دیا. آئی ایم ایف یہ نہیں کہہ رہے. آئی ایم ایف کہتا ہے کہ بھائی جان آپ اپنے خرچے اپنی جو ہے نا وہ آمدنی کے مطابق کریں، اینڈ دیٹس آل. آپ کر لیں اس کو. اگر آپ پھر اس کے بعد آئی ایم ایف بولے ٹیکس لگاؤ تو پھر ہم بولیں گے ایسا نہیں بولتا، لیکن اس کو ٹیکس لگا دیا، غریب آدمی پس گیا، فلانا ہو گیا. تو یہ تھوڑی سی مس انٹرپریٹیشن ہے، ہماری اپنی غلطی ہے، مس پرسیپشن بلڈ اپ کیا جا رہا ہے. فاطمی صاحب لاسٹ کامنٹ ہے، کیا دکھائی دے رہا ہے ڈالر کے حوالے سے جو گورنمنٹ کے انیشیٹو ہیں ڈیلی بیسس پہ کوئی نہ کوئی ایسی کوشش کی جا رہی ہے جس کی وجہ سے اکانومی جو ہے وہ بہتر ہو؟ اکانومی بالکل بہتر ہوگی. میرا خیال ہے کہ یہ ٹرم گزر جانے کے بعد جون تک تو آپ اس کرائسس میں رہیں گے گریجولی. جون کے بعد تبدیلی آئے گی. اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ آپ کی سرکولیشن آف منی بہتر ہو جائے گی، اور دوسرے انٹرنیشنل بزنسز جو جس طرح آہستہ آہستہ اوپر اٹھ رہے ہیں، آپ کا بھی بزنس اٹھ جائے گا. ویل تھینک یو سو مچ. فاطمی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. اکمل صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ تشریف لائے. آج کے دن ہم نے ڈسکشن کی جس کے اندر آئی ایم ایف کے حوالے سے، ڈالر کے حوالے سے اور روپی جو کہ اب اپریشیٹ ہو رہا ہے، آج ہم نے ڈسکشن کی. دیٹس اٹ. اسی نوٹ پہ پروگرام کو وائنڈ اپ کریں گے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.